समावेशी सुगम्य ई कंटेंट के अंतर्गत विषय विज्ञान कक्षा 7 में आज हम जानेंगे ऊष्मा का संचरण, जिसके सीखने के परिणाम हैं। बच्चे ऊष्मा संचरण को समझते हैं। बच्चे ऊष्मा संचरण की तीनों विधियों चालन, संवहन व विकिरण के बारे में जानते हैं। बच्चों, आपने अनुभव किया होगा कि धातु के छड़ के एक सिरे को गर्म करने पर कुछ देर बाद छड़ का दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। गर्म चाय से भरे कप को कुछ देर खुला रख देने से चाय ठंडी हो जाती है। आँख के सामने कुछ दूरी पर खड़े होने पर भी हमारा शरीर गर्म होने लगता है। इन क्रियाओं से स्पष्ट है कि ऊष्मा का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में एक स्थान से दूसरे स्थान तक तथा वस्तु के एक भाग से दूसरे भाग तक होता है। ऊष्मा स्थानांतरण की इस क्रिया को ही ऊष्मा का संचरण कहते हैं। ऊष्मा का संचरण अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर होता है। यानी कि दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का संचरण तापांतर के कारण होता है। ऊष्मा संचरण की तीन विधियां होती हैं: चालन, संवहन और विकिरण। बच्चों, आपने अनुभव किया होगा कि यदि हम स्टील की चम्मच का एक सिरा गर्म पानी में रखते हैं तो दूसरा सिरा ऊष्मा पाकर गर्म हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि गर्म पानी की ऊष्मा चम्मच के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कैसे पहुंची? चलिए इसे एक प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। प्रयोग के लिए एक चम्मच लीजिए जिसके ऊपर समान दूरी पर मोम की सहायता से 4 क्लिप्स या फिर पिने चिपका दीजिए। अब चम्मच के एक सिरे को चित्र के अनुसार पकड़कर दूसरे सिरे को स्प्रिट लैंप की सहायता से गर्म कीजिए। गर्म करने पर ये क्लिप्स एक एक करके गिरने लगती हैं। अब आप बताइए
कि कौन सी पिन सबसे पहले गिरती है। जिस सिरे को हम गर्म कर रहे हैं उसके पास वाली पिन सबसे पहले गिरती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊष्मा स्थानांतरण में पदार्थ के अणु अपना स्थान नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि तप्त अणु अपनी ऊष्मा अपने पास वाले अणु को दे रहे हैं। इसी प्रकार प्रत्येक अणु अपने पास वाले अणु को ऊष्मा दे रहा है। इस प्रकार ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित हो रही है। इससे स्पष्ट है कि ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का संचरण चालन द्वारा संभव नहीं है। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। चलिए इसे एक प्रयोग द्वारा समझते हैं। प्रयोग के लिए एक फ्लास्क लीजिए और इसे जल से भर लीजिए। अब इसके बीच में पोटेशियम परमैंगनेट का एक कण डाल दीजिए। फ्लास्क को स्प्रिट लैंप से धीरे धीरे गर्म करिए। पानी में उठने वाली रंगीन धाराओं को ध्यान से देखिए। क्या दिखाई देता है? हम देखते हैं कि फ्लास्क की पेंदी से जल की लाल धारा नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई दिखाई देती है तथा कुछ समय बाद चक्कर काटती हुई ये पुनः वापस पेंदी पर आती है। ऐसा क्यों होता है? फ्लास्क की तली के जल के अणु पहले गर्म होते हैं। ये अणु अपने पास के ठंडे जल के अणुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण पानी की ऊपरी सतह की ओर जाते हैं और ऊपरी सतह के जल के अणु पानी का घनत्व अधिक हो जाने के कारण नीचे की ओर आते हैं। ये अणु भी गर्म होकर फिर ऊपर उठते हैं। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और धीरे धीरे जल गर्म हो जाता है। उक्त प्रक्रिया में ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म भाग से ठंडे भाग की ओर अणुओं की गति के कारण होता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी तरल पदार्थ अथवा गैस में स्वयं अणुओं के स्थानांतरण द्वारा एक भाग से दूसरे भाग में होने वाला ऊर्जा का संचरण संवहन कहलाता है। विकिरण यह ऊष्मा संचरण की तीसरी विधि है जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से
दूसरे स्थान तक बिना किसी माध्यम के होता है। बच्चों, आपने महसूस किया होगा कि सूर्य की ऊष्मीय ऊर्जा बिना किसी माध्यम के ही पृथ्वी तक पहुंचती है। जाड़े के दिनों में भी आग या विद्युत हीटर के सामने बैठने पर हमें गर्मी महसूस होता है। इस विधि में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए दो वस्तुओं के बीच किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विकिरण की क्रिया निर्वात में भी हो सकती है। तो बच्चों, यहाँ हमने ऊष्मा संचरण की तीनों विधियों के बारे में जाना: चालन, संवहन व विकिरण। अब देखते हैं आपने कितना सीखा। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? बिना किसी माध्यम के ऊष्मा संचरण की विधि क्या कहलाती है?